दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद मैं आपकी मुलाकात फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और ज्वाइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रोहित पांडे एडवोकेट से कराने जा रहे हैं। उनसे वर्तमान समय में राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था के ऊपर कुछ सवाल पूछेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से देश में सुशासन स्थापित हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो और जो संस्थाएं हैं उनका सम्मान बरकरार रहे और राष्ट्र की गति तेजी से आगे बढ़े उन्नति की ओर। इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता कैसे अपना सहयोग करे। तो आइए मिलते हैं रोहित पांडे एडवोकेट से। नमस्कार। नमस्कार रोहित जी, आपसे पहला सवाल, अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर्ड होने वाले एन.वी. रमन्ना साहब से आपके और आपकी एसोसिएशन के बहुत मधुर संबंध रहे हैं। अब जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, पहले तो आपने ये बात जो कही कि इसके पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब रहे, देखिए उन्होंने अपने टेन्योर में, अपने कार्यकाल में जितना करना था उन्होंने किया जी। देखिए, उन्होंने अपने समय का बहुत अच्छी तरीके से, बहुत भली भांति तरीके से सदुपयोग किया देश के लिए, देश हित के लिए, न्यायपालिका के लिए और जनता के लिए। एक बड़ी चीज क्या है कि मैंने जो उनमें देखा कि मैं खुद पदाधिकारी हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, तो मुझे ये देखने को मिला उनके साथ कि जब भी हम कोई मामला लेके जाते थे, जब भी कोई हम उनसे कोई रिक्वेस्ट लेके जाते थे अपने बार के मेंबर्स के लिए और उनके बेहतरी के लिए, वो सबसे पहले हम लोगों को तवज्जो देते थे और हमें सुनते थे और हाथों हाथ वो उस चीज का निपटारा करने की कोशिश करते थे। तो ये बहुत बड़ी चीज होती थी। नॉर्मली जो है पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं होता था, वो कुछ न कुछ कहीं न कहीं फॉर्मेलिटी में फंसते थे। लेकिन ये क्या ऐसे जज रहे जो इमीडिएट अपने रजिस्ट्रार को बुला करके उसको सॉर्ट आउट करने लगते थे। अच्छा, रमन्ना साहब, बहुत बड़ी चीज थी। सुनिए, रमन्ना साहब रिटायरमेंट होते वक्त जब जो है उन्होंने आखिरी दौर में जो है पैरवी लोगों की सुनी थी और बेंच पे जो है अध्यक्ष की हैसियत से बैठे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से, तो उन्होंने एक मामले में ये कहा था कि उत्तर भारत के वकील चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और दक्षिण भारत के वकील सौम्य तरीके से बहस करते हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हर कोई का अपना एक पर्सनल कमेंट होता है जी। जब वो ऐसे कभी कुछ ऐसे मामले आते हैं सुनवाई के दौरान, जी। तो वो अपनी बात वो अपने हिसाब से समझता है। जी। तो ऐसा कुछ इस तरीके की चीजें हमें नहीं सोचनी चाहिए कि कोर्ट का क्या व्यू है। जी। वो किसी ऐसे मामले में जब वो एट्रेंडम से कोई चीज आता है तो वो कोई स्टेटमेंट पास हो जाता है। जी। कोई प्लानिंग करके कोई स्टेटमेंट नहीं देता है। वो उस समय क्या हालात में कौन सी बात पे उन्होंने ऐसी बात कही, उसे भी जानने की जरूरत है। अच्छा, वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बार एसोसिएशन और वकीलों को और आम जनता को किस तरह की अपेक्षा रखना चाहिए और उस पे वो कितने कसौटी पे खरे उतरेंगे? आप एक पदाधिकारी की हैसियत से क्या सोचते हैं? हेलो जी, वर्तमान में। जी। मैंने आपका सवाल समझ लिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपने कार्यकाल में, बहुत कम समय कार्यकाल है उनका, क्या करना चाह रहे हैं और किस तरीके से वो अपने न्यायपालिका को मजबूत करेंगे और जनता के लिए। जी। देखिए, अभी बहुत कम समय है। हमको ये समझना चाहिए क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पदाधिकारी हूँ, हमें सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमारे बार के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जी। उन्हें पूरे हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है, जो जी। न्यायपालिका है, उसको कम समय में कैसे
जस्टिस ऑफ इंडिया का काम होता है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के हर एक कोर्ट की जिम्मेदारी उसके पास होती है। अपॉइंटमेंट से लेकर के उसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के वो सारी चीजें वो करता है, और उसको कम समय में उसको बहुत कुछ करना होता है। देखिए, एक चैलेंज तो जरूर है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसको ये पता है कि हमें समय बहुत कम मिला है, और उस चीज पे बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, बहुत सारे अपने मामले होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव मैटर्स होते हैं जो कि कोर्ट में रह करके फैसला सुनाना होता है। बहुत सारे काम खुद के अपने जो ब्रदर है, जो उनके कलीग है, जो सीनियर मेंबर है, जो सीनियर जजेस हैं, उनके साथ तालमेल बना करके और कोर्ट को चलाना और अपने कोलिजियम को आगे एक फुल कॉन्फिडेंस में लेकर के किसी फैसले पे पहुंचना एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ये एक मामला एक तरीके से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक जज के नाते, चीफ के नाते वो अपनी चीजों को निभाता है। अच्छा, ये बताइए कि लोअर कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की प्रॉपर नियुक्ति नहीं हो पा रही है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या भारत सरकार को? देखिए, कोई भी जज का जब अपॉइंटमेंट होता है, उसका एक प्रक्रिया है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रमना साहब ने, जब उनकी फेयरवेल हो रही थी, विदाई के समय पे भी उन्होंने बात कही, और उसके पहले भी कई बार उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि अपॉइंटमेंट एक बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, उसका एक तरीका है, उसका एक प्रोसीजर है, उसके लिए बहुत सारी चीजों को देखना होता है। उसके लिए जिसको आप एक जज किसी को अपॉइंट करता है, तो उसमें कितनी फॉर्मेलिटीज उसको पूरी करनी पड़ती है, कितने स्टेजेस होते हैं, उसको कैसे पार करना है, उसको कैसे ये समझ के उसको जज बनाना है कि वो एक संवैधानिक पद पे बैठने जा रहा है, और उसको रखने के लिए उसके जो कायदे हैं वो कैसे फुलफिल करता है। तो ये एक जिम्मेदारी रहती है, और वो कॉलेजियम जो है अपने और भी रिकमेंडेशन जो होती है, सिफारिशें होती हैं, उसको मद्देनजर देखते हुए उसको कहीं किसी को जज बनाया जाता है। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में कॉलेजियम सिस्टम सही है? देखिए, कॉलेजियम के पास पावर होती है, उनकी अपनी एक रिकमेंडेशन होती है, उसका एक पैरामीटर होता है, जो उस पैरामीटर के तहत कॉलेजियम जो है वो किसी जज को अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन करता है। तो अब आप ये समझिए, देखिए, बायसनेस हो सकता है, ये आप कह सकते हैं, ये लोगों को लगता भी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि कॉलेजियम जो फैसला ले रहा है वो पक्षपातपूर्ण नहीं होता है, वो एक प्रोसीजर को फॉलो करके करता है। सुनिए, पारदर्शिता के लिए कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना और जनता के बीच में एक सकारात्मक संवाद स्थापित कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना क्या वक्त का तकाजा नहीं है? देखिए साहिल जी, पारदर्शिता, देखिए, आप अगर बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि हर एक चीज पे सवाल उठाते चलेंगे आप। हमें आपको एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ जुडिशरी को लेके, क्या न्यायपालिका हो, जुडिशरी भरोसे के लायक बची है? सवाल, जुडिशरी भरोसे के लायक बची है? देखिए, जुडिशरी भरोसे के लायक तब तक बची है जब तक आपका विश्वास है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक जो है आप बेहतरी का काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नकारा लोगों के ऊपर विश्वास करना क्या लोकतंत्र के लिए उचित होगा? देखिए, लोकतंत्र में सबको कहने का अधिकार जरूर है, लेकिन वो अपनी मर्यादा में कहे और अपनी मर्यादा में चीजों को सुने और देखे और फैसला ले। किसी भ्रष्ट, सुनिए सवाल सुनिए, किसी भ्रष्ट जज के ऊपर टिप्पणी करने के लिए मर्यादा में बंधा रहना जरूरी है क्या? देखिए, वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को
देखिए कोई भ्रष्ट है तो उसको आपको कहने से भ्रष्ट नहीं होगा साहिल जी। उसके लिए आपको प्रूफ दिखाने होते हैं। एक एविडेंस के बेस पे आप बोलेंगे। उसके लिए एक प्रॉपर फोरम होता है, एक अप्रोप्रिएट फोरम होता है, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जहाँ पे अपनी शिकायतें आप दर्ज करते हैं, उस पर एक्शन लिया जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है। तमाम तरीके की चीजें हैं जो एक जनता को दी गई है। आप उसको अवैध करिए। लगता है कि कोई भ्रष्ट आदमी है तो आप प्रूव करिए अपने आप को जाकर के। अगर कोई जज लोअर कोर्ट का और हाई कोर्ट का भ्रष्ट प्रैक्टिस करके किसी केस को खराब करता है और मन मर्जी से डिसीजन देता है तो उस जज के खिलाफ अभी तक के कोई जो है डिसीजन लिया गया? देखिए डिसीजन लेना, मैंने आपसे क्या बोला कि हर एक चीज का एक आपके पास एक जगह होता है, वहाँ जाकर के आप अप्रोच करते हैं। आपके पास सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, जुडिशरी ने भी बहुत सारी व्यवस्था बनाई है। वो अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन देते रहते हैं, वो अपने अमेंडमेंट करते रहते हैं बीच बीच में। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी हो रही है कि जो फैसला जो है किसी हक में दे दिया गया जो वो उस लायक नहीं था, जिसमें सारे पक्षों को सुन करके नहीं किया गया, तो देखिए अगर वो बड़ी अदालत में हो रहा है, तो देखिए अब उससे बड़ी तो अदालत कोई है नहीं, सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी अदालत कोई है नहीं। अगर आप एक जो अपेक्स कोर्ट है, एक हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में यह माना जाता है कि वो सारे पक्षों को देख करके अगर कोई एक जज सुनवाई करके अगर वो फैसला सुना रहा है तो दैट ऑर्डर, दैट वर्डिक्ट इज फाइनल। वो आप पे इम्प्लीमेंट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि ये संविधान कहता है, संवैधानिक चीजें, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए लोग जो सुप्रीम कोर्ट में है उनका फैसला आखिरी होगा और मान्य होगा। अगर उस पर भी अगर आपको सवाल उठाना है तो देखिए इसके लिए आपको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। अगर लगता है कि कोई जज भ्रष्ट है, अगर लगता है कि कोई फैसला गलत तरीके से दिया गया है, तो आप वहाँ जाइए जहाँ पे कानून बनते हैं, आप वहाँ जाइए जहाँ पे कानून बनाया जाता है, जहाँ पे अमेंडमेंट किए जाते हैं, जहाँ पे उन पे कौन नकेल कसेगा, उनको कैसे कोई सुधारेगा, उन पे कैसे कोई लॉ बनेगा, कानून बनेगा। जो लोग गलत तरीके से भ्रष्ट लोग हैं और गलत तरीके के फैसले सुनाते हैं, उन पे कौन उसके बाद आखिरी जो फैसला सुनाने वाला कोई है, उस पे कोई अगर क्वेश्चन मार्क करता है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, उसके लिए क्या कानून बनना चाहिए, उसके लिए क्या अमेंडमेंट होना चाहिए। ये आपके पास जाइए, आप पार्लियामेंट आपके पास रखा हुआ है, वहाँ जाइए, जो रिप्रेजेंटेटिव है आपके जहाँ आप चुन करके भेजते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे जाकर कहिए, उन मिनिस्टर से जाकर के कहिए, वहाँ गुहार लगाइए। वहाँ जाकर के जब आप अपनी बात रखेंगे तो वो अपने पार्लियामेंट में वो चर्चा करेगा। अच्छा, सेशन कोर्ट में, लोअर कोर्ट में और सेशन कोर्ट में किसी जज ने कोई फैसला किया और वो हाई कोर्ट में बदल गया, उसका फैसला बदल गया, तो क्या उस सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट के जज ने दुर्भावना से अगर कोई फैसला किया तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई का प्रोविजन है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। देखिए हर किसी का अपना एक विवेक होता है, उसकी अपनी एक्सपर्टीज होती है। अच्छा। इसीलिए आपने देखा होगा कि अपीलें बनाई गई हैं कि अगर एक कोर्ट में कोई ऑर्डर आता है और वो लगता है कि ये कोर्ट जो है इसने कुछ चीजें लॉ के हिसाब से छोड़ दी है, कोई एरर था, एरोनियस ऑफ लॉ, जो एरर है कि आपने जो जजमेंट दिया है, हाई कोर्ट, नीचे की कोर्ट ने किसी को सजा कर दी और हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, तो ये देखा जाता है कि जो एक जुडिशियल ऑर्डर होता है उसमें गलती क्या किया है जज ने, क्या जो हमारे एक्ट है, जो हमारा प्रोसीजर है, क्या एक जज ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके, तो इसका मतलब जज जो जिसने जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया वो जज बनने लायक नहीं है फिर तो? नहीं।
देखिए ये एक फैसला होता है। फैसला वो अपने अपने एक्सपर्टीज पे और अपने जुडिशियल माइंड को यूज करता है। वो उसके हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन होता है, उसी के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो फैसला सुनाया जाता है। तभी तो बीच की अदालतें, ऊपर की अदालतें रखी गई हैं कि कहीं अगर कोई चूक हो गया तो उसके ऊपर जो बैठे हुए जज है वो उसकी सुनवाई करेंगे और लगेगा कि वो गलत ऑर्डर हुआ है तो उसका फैसला ऊपर की अदालत करेगी। तो ये तो एक प्रावधान है जो संविधान में दिया गया है, जिसका लोग इस्तेमाल भी करते हैं, जिसके लिए उनके पास एक रिलीफ है, वो रिलीफ अवेल करता है वो। अच्छा, ये बताइए कि जजों को विवेक का इस्तेमाल करने का अधिकार देना क्या उचित है कि वो जो है कानूनी प्रावधानों के हिसाब से ही निर्णय करें? नहीं, कानूनी प्रावधानों के हिसाब से ही निर्णय लेते हैं, अपने विवेक के हिसाब से करते हैं। नहीं तो एक जज का विवेक सुन लीजिए, एक जज का विवेक कुछ कहता है, दूसरे जज का विवेक कुछ कहता है। यही तो जो है एक बाईपास होने का रास्ता दिया गया है जुडिशरी में। इंटरप्रिटेशन होता है। अब कहाँ जा रहे हैं आपको? इंटरप्रिटेशन तो होता है भाई, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन तो होता है। कोई भी इम्प्यून ऑर्डर होगा, हाँ। कोई भी किसी ऑर्डर को चैलेंज क्यों करता है उसमें? नहीं, कानून का सम्मान होना चाहिए ना। हेलो वकील साहब, कानून के हिसाब से फैसले होना चाहिए कि विवेक के हिसाब से? प्रोसीजर तो दिया हुआ है ना। अगर प्रोसीजर है आपके पास तो उसको आप उसका इस्तेमाल करिए। उसके लिए आप कोर्ट में जाइए भाई। नीचे की कोर्ट में अगर ट्रायल कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया तो ये कोई थोड़ी कह रहा कि वो फाइनल है। उसके लिए आपके पास और भी स्टेजेस है, उसके लिए और भी आपके पास स्टेप्स हैं। उसको आप उस स्टेप के पास उस कदम को आगे बढ़ाइए। आप जाइए, कोर्ट में जाइए। रोहित जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, फिर से सवाल आसान करे दे रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जुडिशरी में जो है कानून में धाराओं और संविधान के हिसाब से जजों को फैसला करना उचित होगा कि वो अपने स्वयं के विवेक से फैसले करें, ये बता दीजिए। मैंने आपसे कहा कि विवेक का, देखिए, डिस्क्रिशनरी पावर होती है कोर्ट की अपनी। वो कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है, और वो जो भी वहाँ पे एक्ट बने हुए हैं, जो प्रोसीजर है, उसके तहत से वो अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करता है। ये विवेक से ही तो ये भ्रष्टाचार फैलता है। विवेक से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। सर, विवेक से ही तो भ्रष्टाचार की बू आती है। विवेक से ही तो भ्रष्टाचार फैलने का खतरा पैदा होता है। तभी तो आप कभी नीचे हारते हैं तो कभी ऊपर जीतते भी हैं। कभी हाई कोर्ट से आप हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से जीतते भी हैं। यही तो ताना बाना है, यही तो संविधान कहता है, यही तो प्रोसीजर कहता है, यही तो एक्ट आपको प्रोविजन आपको दिया हुआ है। अच्छा, यही पे सवाल इसका मतलब लोअर कोर्ट में और सेशन कोर्ट में अगर विवेक का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग किसी जज ने किया और आप हाई कोर्ट में चले गए, वहाँ आपके फेवर में हो गया, इसका मतलब उस जज ने जो है सही विवेक का इस्तेमाल किया हाई कोर्ट वाले ने। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ। देखिए, अब आपने बात पकड़ ली विवेक की। विवेक का तो अपना एक उसका रहता है, एक कोर्ट का। क्यों? कोर्ट जो है, कोर्ट भी उसी कोर्ट किस लिए बना है? नहीं, विवेक क्यों? एक जज, सुनिए तो, अरे सुनिए तो सर, कोर्ट बनाया है तो कोर्ट में जो बैठा हुआ जज है, वो जज का काम क्या है कि वो जो प्रोसीजर है, वो जो एक्ट बना है, वो जिसके लिए उनको डिप्यूट करा गया है, जिसके लिए उसका एक जज का अपॉइंटमेंट किया गया है, उसको एक कानूनी तरीके से जो प्रोसीजर है वो कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से उसको काम करना है भाई। वो दोनों पक्षों को सुन करके फैसला सुनाता है भाई। वो तो एक फैसले का वो तो एक मास्टर है, वो अपना काम करता है, दोनों पक्षों को सुन करके फैसला सुनाता है। वो फैसला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। नहीं तो तथ्यों पे फैसला सुनाना उचित है कि विवेक का इस्तेमाल करके फैसला सुनाना उचित है? कानूनी तरीके से फैसला सुनाना फैसला दुरुस्त होता है। जो भी कोर्ट अपने माइंड को, दोनों पक्षों को देख करके, उसके तालमेल को देख करके, उसके प्रोसीजर को देख करके, उसके इंग्रेडिएंट्स को देख करके, उसके प्रोविजन को देख करके फैसला सुनाता है, वही फैसला सही माना जाता है। और
अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर कहीं चूक करती है तो कोर्ट उसको पकड़ लेती है। कहीं अगर कोर्ट एक निचली अदालत से कहीं कोई चूक होती है तो ऊपरी अदालत उसे पकड़ लेती है। तो इस तरीके से जुडिशियल माइंड का एक यूज होता है, वो लगाता है। वो कहीं अगर चूक होती है तो उसका कहीं न कहीं आगे के कोर्ट में वो चीज को लिया जाता है, जिससे उसको रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बुलडोजर वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में गूंजा था, उसका क्या असर हुआ? देखिए, बुलडोजर, देखिए मैंने ये एक हर किसी स्टेट का अपना एक प्रोसीजर है। बुलडोजर ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं चलाता है। बुलडोजर चलाने के लिए एक उसका एक प्रोसीजर है, एक रूल है। उस रूल को फॉलो किया होगा, नहीं फॉलो किया है तो आपको नोटिस नहीं दिया, आपको तोड़ने का आपको इंटीमेशन नहीं दिया, तो नहीं दिया है तो आप कोर्ट में जाइए। आपके पास जो है हाई कोर्ट है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आप गुहार लगाइए। लोग करते भी है ऐसे ही। अगर वो मनमानी तरीके से कोई सरकार किसी पे कोई गलत अत्याचार कर रहा है तो कोर्ट तो इसीलिए होती है कि गवर्नमेंट कोई भी गलत काम करे उसके लिए जुडिशरी बैठी है, वो फैसला सुनाती है। चलिए, आप अप्रोच तो करिए। एक सवाल का जवाब दीजिए। जज जो है बहुत सीनियर है, चंद्रचूड़ साहब हैं, उन्होंने ट्विंस टावर को गिराने का आदेश दिया। क्या ये जो है सही था? देखिए, अभी मैं फिर दोबारा ये बात कहूंगा कि कोई भी आदमी हो, अगर वो कानूनी तरीके से नहीं चलता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। सरकार पहले उस पर एक्शन लेती है। अगर सरकारी तंत्र भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व होता है तो कोर्ट खुद सामने आती है और इसके बाद आकर के एक फैसला सुनाया जाता है और एक नजीर सी बन जाती है कि अगर ऐसे लोगों को जो पैसे लेकर के भ्रष्ट लोगों के साथ मिल करके कोई चीज बनाई जाती है या कोई चीज अगर कोई डिसीजन लिया जाता है और कोई किसी चीज का किसी लॉ का वायलेशन हो रहा है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक नजीर सी बनाई जाती है कि तुम लोग ऐसे करोगे तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, आप लोग ऐसे करोगे तो आपके दीवाने तो आपके घर गिरा दिए जाएंगे। एक सवाल, नजीर बनाने के चक्कर में सरकार ने देश का 800 करोड़ रुपया धूल में मिला दिया जजों ने अपने निर्णय से। क्या उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना उचित ना होता? देखिए, ये भी एक अपना प्रेरोगेटिव है। कोर्ट का अपना डिसीजन होता है। कोई भी चीज ढाना, कोई चीज गिराना, देखिए वो अलग बात है कि वो संपत्ति किसकी थी किसकी नहीं थी, वो देनदारी किसकी बनती थी किसकी नहीं बनती थी, वो एक दूसरी चीज है। बट कोर्ट का काम ये है कि कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी घर हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी लैंड हो, अगर उसको गलत तरीके से इनक्रोच किया जा रहा है, अगर वो कानूनी तरीके से अगर नियम को फॉलो नहीं कर रहा है तो कोर्ट आदेश देती है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ भाई, मैं आपसे वकील साहब सवाल पूछ रहा हूँ कि 800 करोड़ रुपए राष्ट्र की संपत्ति को ध्वस्त करना ही अंतिम विकल्प था कि कोई और विकल्प भी हो सकता था? देखिए, अब इस बिल्डिंग का क्या हो सकता था? उस बिल्डिंग हो सकता है कि वो खतरे से खाली ना हो। वो बिल्डिंग हो सकता था कि वहाँ आसपास में जो भी उसने एक देखिए, आप हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं उसके भी एक रूल और नियम है। वो रूल और नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे कि पब्लिक को डिस्टर्बेंस ना हो, पब्लिक कभी डेंजर में ना आए, पब्लिक कभी कोई रिस्क में ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए कि आगे आने वाले फ्यूचर को देखा जाता है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी उसमें जिसकी वजह से उसको गिराने का आदेश दिया होगा, तो इसलिए वो गिराया गया। तो अब ये तो कोर्ट का फैसला है। ये तो है कि आपको उन सब चीजों में बहुत डीप में जाना पड़ेगा कि उसने कौन से ऐसे मामले से ऐसा क्या डिसीजन लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के जज को कि उसको ये आदेश देना पड़ेगा कि उसको ढहाना ही पड़ेगा, तो ढहाया उसने। अच्छा, आपके हिसाब से रंजन गोगोई, आर.एस. ठाकुर साहब और जितने बड़े जस्टिस हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनमें से आपको एक जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की हैसियत से किसका कार्यकाल सबसे अच्छा और सही लगा? देखिए,
बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। पहले भी कहा हमने, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक छोटे से कार्यकाल में बहुत कुछ करना होता है। आपने सवाल मैं पूछूं, आपको कौन सबसे अच्छा और सच्चा लगा? देखिए, अब ऐसे आप पूछेंगे तो बड़ा मुश्किल है बताना, बट यह है कि हर किसी का अपना अपना कार्यकाल अपने तरीके से अच्छा होता है। आप कार्यकाल पूछेंगे तो हर किसी का कार्यकाल अच्छा होता है। व्यक्तिगत तौर पे कौन अच्छा था? देखिए, आफ्टर रिटायरमेंट पूछ रहे हैं कि बिफोर रिटायरमेंट पूछ रहे हैं आप? बिफोर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट तो सब अच्छे होते हैं। हाँ, तो आफ्टर बिफोर रिटायरमेंट जो टेन्योर होता है वो एक बार बेंच के तालमेल से बनता है। कोई भी चीफ हो, कोई भी जज हो, वो किसी भी बार, चाहे वो हाई कोर्ट का बार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का बार हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बार हो, वो बार के साथ उसका अपना तालमेल बनाने की हमेशा कोशिश करता है। लेकिन बार और बेंच में फर्क क्या होता है? बार जो है हमारी एक इंडिविजुअल होती है, एक कोर्ट की, और बेंच जो है वो किसी न किसी के अधीन चलती है। हम बहुत सारी डिमांड करते हैं कोर्ट से, हम अपने बार के लिए करते हैं, अपने लॉयर्स के लिए करते हैं, अपने अधिवक्ताओं के लिए करते हैं, उनके हित के लिए करते हैं। हम उनके लिए चैम्बर मांगते हैं, उनके लिए हम उनके लिए अच्छी एक जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो मांगते हैं। कोर्ट कैसे सुचारू रूप से चले उसके लिए कहते हैं, कैसे उसकी लिस्टिंग हो, कैसे उसकी फाइलिंग हो, कैसे काउंटर्स खूब बन जाए, कैसे बहुत सारे हमें लैंड मिल जाए, कैसे हमारे पास अच्छी लाइब्रेरी हो, हमारे पास अच्छे और भी मीटिंग हॉल हो, बैठने को हो, अच्छी कैंटीन्स हो, अच्छे रहने के अच्छे पार्किंग हो, मल्टी लेवल पार्किंग बन जाए। ये सब तमाम तरीके की चीजें होती है जो आए दिन हम हर एक बार जो है ये डिमांड करती है वहाँ के अपने चीफ से। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने समय में, अपने टेन्योर में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें हमें दे, जिससे कि हम बार को हम दे सके। और बार, क्योंकि बेंच और बार बेंच का तालमेल इसलिए जरूरी है, बिना लॉयर के जज नहीं है, और जज भी जो है तभी है जब लॉयर वहाँ खड़े होकर के न्याय की पैरवी करता है। आप मेरी बात को घुमा गए। सीधे सीधे बताइए, आपके सामने जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस हुए हैं, कौन आपकी नजर में सबसे अच्छा और सच्चा है या था? मेरी नजर में जो अभी जस्टिस एनवी रमना जी अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मैंने उनको ये देखा कि अपने उन्होंने कार्यकाल में मैक्सिमम लोगों को उन्होंने सीनियर बनाया, मैक्सिमम लोगों को पूरे हिंदुस्तान में जज बनाया जहाँ वैकेंसी की खास जरूरत थी। बहुत सारी चीजें बार के मेंबर्स को उन्होंने दिया, हमें खुद दिया, हम लोगों को, हमारे बार को, हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को उन्होंने जाते जाते सारे चैम्बर के इतने सालों से डिस्प्यूट चल रहा था उसको सॉल्व किया, लोगों को दिया, मैक्सिमम लोगों को दिया। तो देखिए, मुझे लगता है कि मैं इतने सालों से 20 साल से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा चीफ नहीं मिला जिसने जो है जब भी कोई डिमांड हमने किया उसने हाथों हाथ लिया और पूरे भरसक प्रयास उसने किया कि बाहर को कुछ देके जाए। अच्छा, दिल्ली की कोर्टों में चैम्बर अलॉट करने का सिस्टम पारदर्शी है या नहीं? देखिए, चैम्बर्स के लिए क्या होता है कि वो सरकार भी जिम्मेदार होती है, वो एक जगह अलॉट करती है, जगह देती है हर एक कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन साइड को। जैसे आप हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, नीचे की कोर्ट है, तो वहाँ उनको देती है, वो एक जगह प्रोवाइड करती है, या हम उसको एक्वायर करते हैं, हम नहीं करते हैं, वो कोर्ट करती है और कोर्ट बना करके देती है, फिर कोर्ट हमें देती है, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे साथ भी क्या होता है कि हमारे आसपास सुप्रीम कोर्ट के आसपास की जगह बहुत कम होती है, तो इसलिए हमारे पास हमेशा इस चीज की क्राइसिस रहती है कि चैम्बर हमें मैक्सिमम लोगों को देना है, क्योंकि हर साल जो है एक साल में कम से कम तकरीबन 1 लाख वकील जो है लॉ ग्रेजुएट होके आता है, मतलब एक लॉ ग्रेजुएट करके आता है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि हम सबको कैसे अकोमोडेट करेंगे। तो हमारे पास स्पेस होना चाहिए आसपास, ये तो सरकार को भी सोचना है और वो कमेटी को भी सोचना है जो सुप्रीम कोर्ट चलाती है, अदर कोर्ट में लोग चलाते हैं जो इंचार्ज है उसके, कि वो कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह हमें एक्वायर करा के दे और मैक्सिमम चैम्बर्स बना करके हम दे, सो दैट कि हम सभी लोगों को अकोमोडेट कर सकें। अच्छा, वर्तमान चीफ जस्टिस से आप जो है बार एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट
क्या अपेक्षा करती है वो बता दीजिए। देखिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि अभी हमारे पास, मैं अगर अपने बार की बात करूं, हमारे पास एक 1.3 एकड़ लैंड हमें मिली है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास है। हम चाह रहे हैं कि वो पूरी जो आईपीओ के पास है, वो पूरी की पूरी जमीन, वो पूरी लैंड जो है वो हमारे बार के नाम हो जाए, जिससे कि हम मैक्सिमम जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके हम जितने हमारे बार के मेंबर है जो एनरोल्ड है, हम उनको चैम्बर से दे सकें। धन्यवाद। नमस्कार।